So इक्वेशन ऑफ प्लेन, आवाज आ रही है मेरी सबको? इक्वेशन ऑफ प्लेन इज जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन ऑफ 2 डिग्री 2 डायमेंशन। और जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है क्या? ये है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। सेकेंड, equation of plane passing through a point, जब भी प्लेन आएगा हम लोग डायरेक्टली इस चीज को यूज करेंगे जो रिजल्ट्स बता रहे हैं। थ्रू पॉइंट ए x1 y1 and z1, direction ratio of normal to the plane is a b c। ये है डायरेक्शन रेशियो। तो ये होगा a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z। ये होगा, यहां तक मैंने बता दिया था क्लास में। सही है, बताया था यहां तक? बताओ। लास्ट क्लास में एक एक्स वाई मतलब कोई भी वेक्टर का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन और एक्सिस से डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था। ओके, किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से बताया था फॉर्मूला, और किसी भी पॉइंट का एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स से प्लेन से डिस्टेंस निकालना बताया था। ठीक है। सो दिस इज योर जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। स्ट्रेट लाइन में भी ऐसा ही होता था, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है ये दोनों। स्ट्रेट लाइन में जब देखते थे तो वो होता था ax प्लस by प्लस c सिर्फ होता था। यहाँ टर्म इंक्रीज हो गया एक टर्म। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो, ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन था, अगर इस 3 डायमेंशन में चला जाएगा तो यही प्लेन हो जाएगा। ये वाला पार्ट प्लेन है। इन चीजों को हम लोग अच्छे से समझें। सो रेक्टेंगुलर एक्सिस में पहले जाए, ये एक्स वाई जेड
सभी लोग 11th का पार्ट तो पढ़े थे ना, 11th में कुछ पार्ट था यस x1 सर। y1 z1। सो इस पार्ट को हमने बता दिया कि डिस्टेंस इस पॉइंट का क्या होता है x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस से। सो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर बोले, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन बोले तो ये होता है z इक्वल टू जीरो। z इक्वल टू जीरो यहाँ पर प्लेन होगा। सेकेंड, वाई जेड प्लेन कहेंगे तो ये x इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एंड थर्ड, x जेड प्लेन तो ये y इक्वल टू जीरो होगा। तो प्लेन का इक्वेशन है ये। जबकि स्ट्रेट लाइन में x इक्वल टू जीरो वाई एक्सिस होता था, y इक्वल टू जीरो एक्स एक्सिस और z इक्वल टू जीरो तो वह होता ही नहीं था। तो ये 3 सिचुएशंस है इक्वेशन ऑफ प्लेन के, जो कि रेक्टेंगुलर एक्सिस में है। लेकिन जब लाइन की बात करोगे, मीन्स एक्स एक्सिस की बात करोगे, तो एक्स एक्सिस कैसे लिखते हैं? यहाँ पर एक्स एक्सिस लिखते हैं y इक्वल टू जीरो इक्वल टू जेड। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, मीन्स y भी जीरो है और z भी जीरो है। y इक्वल टू जीरो इक्वल टू जेड, ये जब लिखते हो तो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस होगा। मीन्स एक्स एक्सिस इज इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। लाइन होता क्या है? लाइन जब बोलते हो so you can say line is intersection of two planes। ये इस फॉर्म में लिखा गया है, it is written in the form of intersection of two planes। तो इसी तरीके से अगर तुम्हें y एक्सिस बोला जाएगा, y एक्सिस क्या है, तो तुम कह सकते हो y एक्सिस क्या है? x इक्वल टू जीरो इक्वल टू जेड है। एंड व्हाट अबाउट z एक्सिस? z एक्सिस इज x इक्वल टू जीरो इक्वल टू y है। सो क्लियर है सबको? लाइंस क्या है एंड प्लेन्स क्या है? तो रब करते हैं इसको। तो अभी हम लोग प्लेन देख रहे हैं, ये प्लेन है। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। एनी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स प्लेन। एनी लीनियर इक्वेशन represents plane। For uniquely define a plane, you require 3 कंडीशन। जबकि हम लाइन में 2 कंडीशंस की बात करते थे, स्लोप, इंटरसेप्ट या फिर 2 पॉइंट। तो यहाँ पर क्या चाहिए होगा? यहाँ पर 3 कंडीशंस चाहिए होगा। वो 3 कंडीशन या तो 1 नॉर्मल और 1 पॉइंट चाहिए। सो कैसे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? ये तो जनरल इक्वेशन है। तो सेकेंड सिचुएशन हो सकता है, इफ यू हैव नॉर्मल्स। जहां पर इस केस में हम बता दें कि ये ए बी सी क्या है, ए बी सी जो है ये डायरेक्शन रेशियो होगा।
डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन है। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन having direction ratio of normal, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इसको देखते हैं, चेक करते हैं कि एबीसी डायरेक्शन रेशियो कैसे है। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल इज ए बी सी। का डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ए बी सी है एंड इट पासेस थ्रू अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, इससे पास होता है, ऐसा कुछ है। तो आप एक प्लेन का डायग्राम बनाओ, हमेशा इस तरह से प्लेन बनाओ। ये इस पे नॉर्मल है, सो नॉर्मल का डायरेक्शन आप लिख सकते हो अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप आप लिख सकते हो। यही तुम्हारे नॉर्मल का डायरेक्शन हो गया, क्योंकि नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ था। इस जगह कोई वेरिएबल पॉइंट पी ले लो, एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल पॉइंट, और लेट ए पॉइंट इज अल्फा बीटा गामा, ये ले लिया ए। तो एपी वेक्टर बन गया है, and you can say AP vector is x minus alpha I cap। आई थिंक यहाँ पर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ये ए आई है, ए आई बी जे एंड सी। सो x माइनस अल्फा आई प्लस y माइनस बीटा जे प्लस z माइनस गामा के। ठीक है क्या? ए बी वेक्टर सही लिखा है मैंने, कुछ गलत तो नहीं हुआ? सही है सर। एन और एन वेक्टर जो है ये है ए आई वेक्टर प्लस बी जे वेक्टर प्लस सी के वेक्टर, ये भी सही है। सो ए पी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर, क्योंकि ए पी प्लेन है और एन क्या है, उसके परपेंडिकुलर है। मान लो ये तुम्हारा जो है प्लेन है, दिख रहा है ये प्लेन है, और इस प्लेन Yes, के sir. परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर। अब ये इस पे कोई भी लाइन इस पे ड्रॉ करोगे, इस प्लेन पे, इफ यू ड्रॉ एनी लाइन ऑन दिस प्लेन एंड दैट लाइन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दिस नॉर्मल। Yes, sir. If you draw any line on this plane, then on this plane, if you draw any perpendicular, then this perpendicular will be, normal will be perpendicular to the line. So these two always perpendicular, whatever point P move on the plane. Point P can move anywhere in the plane, but then still AP is perpendicular to N. So it means AP dot n vector is 0. AP dot n vector is 0. AP की इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, A x माइनस अल्फा प्लस B y माइनस बीटा प्लस C z माइनस गामा इक्वल टू 0। सो अब देखो ये क्या बन गया, ये ax प्लस by, आप लोग जरा कैलकुलेट करना, सी जेड माइनस ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा इक्वल टू 0 हो गया। सो ये जनरल इक्वेशन जो था उसमें कन्वर्ट हो चुका है। अब जनरल इक्वेशन आप देखो कैसा बनेगा, ये पूरे पार्ट को आप डी मान सकते हो, मीन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड
एन प्लस डी इक्वल टू 0, जहां पर कि डी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस ए अल्फा प्लस बी बीटा एन प्लस सी गामा, यही है डी का वैल्यू। सो आप क्लियर कट देख रहे हो, ए बी सी है क्या, ए बी सी जो है डायरेक्शन ऑफ, सो क्लियरली ए बी सी ये पार्ट जो है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल है, नॉर्मल टू प्लेन। सो क्लियर हो गया तुम्हें, एबीसी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन है। और डी तो एक कांस्टेंट था, डी एक कांस्टेंट था, तो ये डी ये हो गया, इसमें सारे कांस्टेंट्स हैं। इट इज ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Find the equation of plane. Find the equation of plane passing through zero comma 0 and direction ratio of normal to plane 1 5 माइनस, ये है तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो। सो कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास फार्मूला है ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0, है ना। तो इस जगह देखोगे x1 कितना दिया हुआ है, व्हाट इज x1? Sir, 1. x1 क्या है, x1 0 है ना, y1 क्या है, 0 है। Yes, ये sir. देखो Yes. z1 क्या है, 0, जिसको अल्फा बीटा हम लोग कर रहे थे, अल्फा भी लिख सकते थे, अल्फा 0 बीटा 0 जो भी कहो, अल्फा बीटा कहो या x1 y1 z1 कहो। एंड a क्या है, a1 है, b 5 है और c माइनस 1 है। तो इसमें पुट कर देते हैं 1 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस b 5 है, सो 5 इंटू वाई माइनस 0 प्लस माइनस 1 इंटू जेड माइनस 0 इक्वल टू 0। सो x प्लस 5y माइनस जेड इक्वल टू 0 होगा, यही होगा। नोट कर लिया? Yes, sir. इस पॉइंट को मैं बदल रहा हूँ 1 2 3। अब क्या आंसर होगा,
फार्मूला तो वही लगेगा। प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन। ए इज वन, ए क्या है, ए वन है, एक्स माइनस वन, प्लस बी क्या है, बी फाइव है, ए बी सी यहाँ से पता लगेगा, प्लस 5y माइनस 6z सो प्लस वाई 2 माइनस टू प्लस ये माइनस वन हो गया और जेड माइनस थ्री। तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स प्लस 5y माइनस जेड, और ये माइनस वन माइनस टू माइनस minus 10 8 एंड माइनस 10 एंड माइनस थ्री, माइनस 8 कर रहे हो, ओके, तो माइनस 8 यही आंसर। तो ये था 1 पॉइंट एंड 1 नॉर्मल गिवन था। जब भी नॉर्मल दिया हुआ है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन पे आते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन, हाउ टू फाइंड दिस इक्वेशन ऑफ प्लेन if it is parallel to two given line, parallel to two given line having direction ratios a1, b1, c1 and a2, b2, c2, and plane passes through x1, y1, z1. So this is a plane और दो लाइंस है, एक लाइन ये है मान लो, एक लाइन ये है, ठीक है, टू लाइंस, और ये जो प्लेन है इन दोनों पे पैरेलल है। मान लो यह तुम्हारा प्लेन है, ये प्लेन है, और जो लाइन है इस पे एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, इट हैज टू लाइंस, और दो लाइन इस पे पैरेलल है। मान लो इस तरीके का है, एक लाइन ये हो गया, ये भी पैरेलल है, ठीक है, और दूसरा लाइन ये है, ये भी पैरेलल है, इस तरीके का सिचुएशन है। सो टू लाइंस का डायरेक्शन दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो, अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है उसमें आई जे कर दोगे तो उसका डायरेक्शन वेक्टर के फॉर्म में निकल जाएगा। तो मान लो ये m1 कह दिए इसका डायरेक्शन, तो m1 क्या हो जाएगा बताओ, तो m1 का डायरेक्शन फिर क्या हो जाएगा बताओ। a1i b1 सर a1 i कैप c1 प्लस k b1 j कैप प्लस c1 k a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप हो जाएगा, सही है। और ये m2 है, m2 हो जाएगा a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c3 k कैप हो जाएगा। और एक पॉइंट यहाँ है a जो कि प्लेन में है, x1, y1, z1, यही है। कोई वेरिएबल पॉइंट p मान लेंगे जो कि हमेशा हम लोग मानते ही हैं, x, y, z, AP को ज्वाइन कर लिया, ये AP हो गया। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल मिल जाए तो बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, अगर ये नॉर्मल मिल जाए तो नॉर्मल निकाल पाओगे क्या, n क्या होगा, n फैक्टर क्या होगा,
नॉर्मल टू द प्लेन, देखो डायग्राम में, कैन यू फाइंड नॉर्मल? सो यू कैन फाइंड नॉर्मल बाय क्रॉस प्रोडक्ट M1 क्रॉस M2। M1 क्रॉस M2 कर दोगी तो n का डायरेक्शन मिल जाएगा। क्या मिलेगा या नहीं? बोलो, डायग्राम को देखिए, अच्छे से समझिए, बताइए क्या ठीक है? वरुण, आवाज मेरी आ यस रही है सर, मिल सबको? जाए। मिल जाएगा। सो n मिल गया। सो इट मीन्स AP वेक्टर डॉट n वेक्टर फिर से 0 हो गया। सो ये थर्ड सिचुएशन है, थर्ड मेथड है ये। सो AP डॉट n वेक्टर इज 0। अब AP की वैल्यू आपको पता है, n भी पता है, तो आप ऐसा कह सकते हो AP डॉट M1 क्रॉस M2 ये 0 है। ये क्या है? ये जो वेक्टर लिखा हुआ है क्या है? ये जो फर्स्ट तो था, ठीक है, AP डॉट n वेक्टर 0। तो AP डॉट M1 क्रॉस M2 क्या है? ये बता सकते हो ये क्या है? ये है, बताओ कोई? AP M1 M2 बॉक्स हो गया, ये 0 मीन्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका 0 हो गया। ये मीनिंग है इसके, मीन्स इट्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। AP डॉट M1 क्रॉस M2 बोल रहे हैं। तो अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो निकालना आता था, तो उसके लिए M1 M2 पता है। यू कैन ऑल्सो राइट AP वेक्टर। AP वेक्टर विल बी x माइनस x1 I कैप प्लस y माइनस y1 j कैप। इसको यहाँ पे नहीं आएगा इतने कम जगह में। सो AP वेक्टर हम लोग यही लिख ले। AP वेक्टर क्या है? x माइनस x1 I कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप। यही तुम्हारा AP वेक्टर है, करेक्ट है। अब इस तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे निकालोगे? इसको रब कर रहा हूं मैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिटरमिनेंट से निकलता है, राइट? सो AP वेक्टर को डिटरमिनेंट में इस तरह से लिखेंगे, x माइनस x1 y माइनस y1 एंड z माइनस z1। M1 हो जाएगा A1 B1 C1 और ये A2 B2 C2। यानी इसको कर देने से तुम्हारा इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगा। ये जो है, इस पार्ट को लिख देने से इक्वेशन ऑफ प्लेन तुम्हारा आ जाएगा। समझ में आई बात? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये पार्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, दो डायरेक्शंस और AP का। क्या कहीं दिक्कत है? बोलो। बताओ नेहा। नो सर, आ गया समझ में। सर थोड़ा ब्लर दिख रहा है। ओके ओके, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अंकित ने एक क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन पे एक आई थिंक रिपोर्ट किया था, उसका आंसर क्या होना चाहिए अंकित? तुमने आंसर भी उसमें साथ में रिपोर्ट करना चाहिए अंकित।
यस सर। और उसका आंसर क्या होना चाहिए कंसंट्रेशन वाले का? नहीं सर, बस क्वेश्चन लिखा हुआ था विच इज द बेस्ट कंसंट्रेशन, तो बेस्ट हम कैसे बता सकते हैं क्वेश्चन को देख के, जब तक कुछ और मैं दिया समझ, हुआ ना हो फैक्ट। ओके वर्डिंग में प्रॉब्लम था, ओके ओके, हाँ मैं समझ गया। तो उस पर बेस्ट कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि विच वन रिप्रेजेंट्स, उसकी मीनिंग मैं बताता हूँ। वो जो जैसे नॉर्मलिटी मोलरिटी ये सब है, उसमें कौन जो है सबसे अच्छे से कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, मोलरिटी है या नॉर्मलिटी है या कौन है जो जिससे कंसंट्रेशन बेस्ट रिप्रेजेंट होता है, ये मीनिंग हुई। मोलरिटी है, कौन है? बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं यस समझे? सर। जैसे मोलरिटी है, सबसे ज्यादा कौन यूज होता है, मतलब सबसे ज्यादा यूजफुल आपके लिए कौन है? मोलरिटी है, नॉर्मलिटी है, मोलरिटी है, कौन है मोस्ट यूजफुल अमॉन्ग देम, ऐसा कह सकते हो? मोलैलिटी। व्हाई मोलरिटी? मोलैरिटी होगा। मोलरिटी होगा, क्यों? मोलरिटी कहाँ यूज होता है? सर वो मास के साथ नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर होता है तो मोलरिटी होता है ना। यस सर वॉल्यूम। सर मोलैलिटी नहीं होगा सर, क्योंकि वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। नहीं 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 नहीं, बेस्ट का मतलब यहाँ पर होगा कि जब तुम कोई भी वैल्यूज निकाल रहे होते हो, मान लिया जाए दो मिक्सचर को, एक एसिड बेस को मिक्स किया, तो वहां पर दो रिएक्शंस में आपस में जो है एक डाटा दिया हुआ है, दूसरा डाटा का एस्टिमेशन करना है, वहां पर सबसे यूजफुल कौन है? मीनिंग ये हुई उससे, आप किसके थ्रू ज्यादा निकालते हो, मोलरिटी के थ्रू या मोलरिटी के थ्रू? समझे बात को? इससे आप क्वेश्चन सॉल्विंग में सबसे ज्यादा किसको यूज करते हो, मोलरिटी को या मोलरिटी को? क्वेश्चन सॉल्विंग में, नॉट अबाउट फाइंडिंग मोलरिटी और मोलरिटी। सर आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, यस। यस सर। नहीं सर, तभी से नहीं जा रहा था सर। ओके, हमारे टाइम में हम लोग तो सबसे ज्यादा नॉर्मलिटी यूज करते थे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम पर लीटर, हम लोग सबसे ज्यादा इसी को यूज करते थे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। बट अभी के टाइम में पता नहीं सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन है, चीजें बदलती हैं धीरे धीरे। इसलिए कि कोई भी रिएक्शंस होता है ना, दो रिएक्शंस होता है तो सारे के सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की नॉर्मलिटी हमेशा सेम रहती है। नॉर्मलिटी मीन्स अगर मोलरिटी पता है तो मोल्स पता है, तो उसका एन फैक्टर जो हो जाता है वो हमेशा सेम रहता है। तो प्रेफरेंस मोलैलिटी को ही देना चाहिए ना? मोलरिटी? यस सर। आपने रीजन बताओ। तो क्योंकि वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो वो ज्यादा अच्छा है ना। ये वॉल्यूम तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, हाँ हाँ, तो मोलैलिटी ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि इसमें जो गलती का चांस कम होगा। बट कोई भी रिएक्शन, हमारा केमिस्ट्री में तो कोई भी रिएक्शंस होता है तो वो तो सॉल्यूशंस में होता है ना। कोई भी तुम रिएक्शंस करते हो तो वो तो तुम्हारा लिक्विड स्टेट में होता है,
सॉलिड्स में तो होता ही नहीं है कि आप दो सॉलिड्स वाले पार्ट को आपस में रिएक्ट कर पाए। जब भी तुम रिएक्शंस करवाते हो तो उस रिएक्शंस को कैसे रिएक्ट होता है, या तो दो सॉल्यूशंस ही आपस में रिएक्ट करता है ना। दो लिक्विड्स होते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं। सो योगेश सर से बात करना है इसमें, मैं वैसे पूछ लूंगा उनसे कि उसको करेक्ट कर ले, क्या उसका होना चाहिए आंसर। और आंसर क्या है वैसे उसमें? आंसर तुम लोगों को पता नहीं है क्या? सर उसमें मोलैरिटी आंसर दिया हुआ था। हाँ सर, मोलैरिटी दिया हुआ था। ओके, मोलैरिटी दिया हुआ था, मैंने देखा तो मोलैरिटी दिया हुआ था, बट मुझे नॉर्मलिटी पे डाउट है। नॉर्मलिटी होना चाहिए, मोलैरिटी तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पर केजी मींस वो ज्यादा यूजफुल नहीं होगा हमारे लिए। बेस्ट का मीनिंग है कि किसको हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि वो फिक्स हमेशा रहेगा। और मोलैलिटी में भी तो है ना कि अगर वो मोल्स ब्रेक हो गए तो फिर मोलैलिटी बदल जाएगी, है कि नहीं? अगर तुम मोलैलिटी ही मान लो, मोलैलिटी में कंपाउंड्स अगर ब्रेक हो गया तो मोलैलिटी चेंज होगी क्या नहीं होगी? यस सर। बताओ, होगी ना? यस सर, यस सर। बट नॉर्मलिटी नहीं चेंज होती है। नॉर्मलिटी नहीं चेंज होती है किसी की। यस। हाँ, टेम्परेचर का तो इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का तो बहुत कम इफेक्ट होता है। सॉलिड में मीन्स लिक्विड्स में के टेम्परेचर को अगर बढ़ाओगे भी तो लिक्विड का कितना टेम्परेचर चेंज होता है? टेम्परेचर के कारण वॉल्यूम कितना चेंज होता है? निग्लिजिबल चेंज होता है। गैस तो है नहीं कि बहुत ज्यादा चेंज होगा। इट इज जस्ट थियोरेटिकल। तुम लोग एनसीईआरटी में पढ़े होगे, एनसीईआरटी की बुक में, कि नॉर्मलिटी मोलरिटी ये सब जो है टेम्परेचर पे इफेक्ट होता है, बट वो इफेक्ट बहुत ही कम है। वो इफेक्ट किसके कारण है? वो वॉल्यूम में चेंज के कारण है। बट लिक्विड का वॉल्यूम जो है टेम्परेचर चेंज करने से बहुत ही कम चेंज होता है, निग्लिजिबल चेंज है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट उसका जो है हम लोग नेग्लेक्ट भी कर लेते हैं। तो उसमें जो भी है करेक्शन आ जाएगा, तुम लोगों को मैसेज भी आ जाएगा। अभी धीरे धीरे हम लोग ऐप पे काम कर रहे हैं, उस ऐप पे। तो अभी इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कर पाएंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, तो समझ में आ गया इसका इक्वेशन कैसा होगा? x माइनस x1 y माइनस y1। डायरेक्ट हम लोग इसको यूज कर पाएंगे, बट ये प्रोसेस याद रहना चाहिए। a1 b1 c1 कैसे हम लोगों ने लाया, ये यही इक्वेशन ऑफ प्लेन बन जाएगा। इसको रब करें। नाउ नेक्स्ट इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through, find equation of plane passing through 1, 4, 3 and plane is parallel to two lines having direction ratios are 1, -1, 1 and 1, 3, 1। आपको ये फाइंड करना है कि इसका इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा। सो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें हम लोग। x माइनस x1 तो x माइनस 1, y माइनस y1 4, z माइनस 3 4।
और A1 B1 C1 so 1 minus 1 1 and 1 3 1 so 1 3 1 इसको 0 कर दिया। अब डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करके बस आंसर लिख देना है। डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करके आंसर लिखना है। बताओ आंसर क्या होगा? Sir, 4x minus 4z plus 8 is equal to 0. 4x minus 4z plus 8 is equal to 0. 4x minus 4z y का टर्म खत्म हो जाता है क्या? हाँ y का टर्म खत्म हो जाएगा। इसको और 4x सिंपलीफाई कर minus देंगे तो सर x minus z plus 2 is equal to 0. हाँ वही लिखो x minus z plus 2 equal to 0 लिख दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही होगा। तो इस प्लेन का के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या हो गया? रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या हो गया बताओ तो? ये हो गया 1 0 -1। ये हो गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। Yes sir. क्योंकि y का कोफिशिएंट्स है नहीं तो y के कोफिशिएंट्स को 0 कंसीडर करेंगे। रब कर रहा हूं इसे, सबने कर लिया होगा। फाइंड द नहीं नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through A और A का कोऑर्डिनेट है x1 y1 and z1 and B x2 y2 and z। Equation of plane through this and parallel to a line डायरेक्शन रेशियो A B C। अभी दो पॉइंट देखो, तीन, तो इसमें तीन कंडीशंस तो दी गई, या तो पैरेलल टू टू लाइंस दे रहा है या 2 पॉइंट्स और पैरेलल टू ए लाइन दे रहा है। तो यहां से भी हम लोग कर पाएंगे। यहां से कैसे करते हैं देखो, एक पॉइंट मान लिया हमने, एक पॉइंट A यहां पर है, दूसरा पॉइंट B यहां पर है। V x2 y2 z2 है और A क्या है? x1 y1 z1 है। इसके अलावा ये एक लाइन दिया है ये वाला, और इसका डायरेक्शन रेशियो हमें पता है क्या है। इसको m1 अगर मान ले तो ये हो जाएगा A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप। ठीक है, A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप, ये जो है डायरेक्शन ऑफ लाइन है दैट वाज पैरेलल टू प्लेन। अब लोग ये ए बी वेक्टर निकालें। ये ए बी वेक्टर क्या होगा? ए बी का
वेक्टर के फॉर्म में तुम निकाल सकते हो या इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो। बताओ ए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, या इसका वेक्टर बोल सकते हो। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी और ए बी वेक्टर क्या होगा? दोनों में से कुछ भी करो तो भी चलेगा। x2 minus x1 plus 2 y2 माइनस x1 आई कैप I cap. Yes, sir. Yes. प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के। यही आया। तो अब चूंकि ये वेक्टर है, बन गया ए बी, तो इसको वेक्टर को ऊपर की ओर शिफ्ट करके हम लोग यहां कर सकते हैं। वेक्टर को सिर्फ शिफ्ट कर दिया ऊपर, कर सकते हैं ना। और ये फिर से ए बी वेक्टर ही हो गया, और इसे तुम x2 माइनस x1 या ए बी वेक्टर इसे भी लिख सकते हो, ये ए बी वेक्टर ही बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैरेलल शिफ्ट कर दिया है। सो नाउ m और ए बी, m1 एंड ए बी is parallel to plane, पैरेलल टू प्लेन। तो फिर से नॉर्मल का डायरेक्शन आपको पता लग जाएगा, ये नॉर्मल का डायरेक्शन है और ये n डायरेक्शन होगा। सो अगेन यू कैन फाइंड n वेक्टर क्या होगा फिर? सो नाउ n वेक्टर इज क्या होना चाहिए? बोलो। AB cross M1. करेक्ट, या m1 Yes, sir. M1 क्रॉस cross ए बी, कुछ भी AB. करो, m1 क्रॉस ए बी करो या ए बी क्रॉस m1, कोई बात नहीं है। ए बी क्रॉस m1 नीचे की ओर चला जाएगा, Yes. m1 क्रॉस ए बी ऊपर की ओर जाएगा। तो ये n वेक्टर मिल गया। नाउ स्टेप वाज लास्ट स्टेप, इसको p जो है x, y, z ले लिया और इसको इससे ज्वाइन, और ये AP बन गया। सो AP वेक्टर, AP वेक्टर क्या होगा? AP वेक्टर आप निकाल पाओगे आसानी से? AP वेक्टर Yes, sir. Yes, X sir. minus x1 I cap plus. ठीक। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन फिर से क्या हो जाएगा? AP डॉट n वेक्टर हो जाएगा। इसको पहले नोट कर लो। नोट कर लिया है? Yes, तो रब sir. करते हैं इस पार्ट को। Yes, sir. हो गया sir. तो अब बताओ इक्वेशन क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन यहाँ पर कैसा आएगा? डायरेक्ट में अगर डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखूं तो कोई बता सकते हो क्या आएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन? x
माइनस x1 y माइनस y1, क्योंकि यहां पर भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा। दिस नाउ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये जो एबी वेक्टर बना था वो हो गया, ये हो गया, ये तो एपी बन गया। ये वाला जो रो है वो एपी वेक्टर है, ये रो जो हो गया वो एबी वेक्टर हो गया, और ये रो जो बनेगा वो एम वेक्टर बनेगा, या एम वेक्टर या m1 वेक्टर। m1 वेक्टर हो जाएगा a b c, हो गया। इस तीनों वेक्टर्स को इस तरह से रो में तुम जो है लिख डालो, इक्वल टू 0 कर दो, तुम्हारा इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, यही तुम्हारा आंसर, या इक्वेशन ऑफ प्लेन। रब कर दें। यस सर। ये इक्वेशन कैसे आया, समझ में आ गया सबको? नाउ ये फोर्थ था ना, फिफ्थ होगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू A, that is x1 y1 z1, B, it is x2 y2 z2, and C, x3 y3 and z3। इक्वेशन ऑफ प्लेन तुम्हें फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू A, B and C। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू ABC करने के लिए आप एक प्लेन फिर से फॉर्म करो। इस तरीके से प्लेन का फॉर्मेशन करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं प्लेन का फॉर्मेशन, इधर करते हैं। यहाँ पे कहीं A है, इधर मान लो B है, और इधर C, ABC। ये x1, y1, z1, B is x2, y2, z, and C is x3, y3, z। Now assume there is a point P in the plane, इसको x, y, z मान लिया, x, y, z। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर लेते हैं और एक वेक्टर AP कर लेते हैं। दिस इज योर AP वेक्टर।
और दूसरा वेक्टर ये कर लिया बी ए वेक्टर और ये सी ए वेक्टर कर लिया। सो 3 वेक्टर बन गए। पहला वेक्टर पी ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर बी ए वेक्टर, एंड लास्ट इज सी बी वेक्टर। तो ये 3 वेक्टर। क्या ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है? सर एपी वेक्टर ना होगा? ए पी, हाँ ए पी वेक्टर, ए पी वेक्टर, ठीक है। यस सर, एक ही प्लेन में। So these 3 vectors are in same plane। ये 3 जो है सेम प्लेन में। अगर ये तीनों सेम प्लेन में है then its scalar triple product will be 0। then its scalar triple product will be 0। ठीक है, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। तो आप लिख सकते हो AP BA एंड CB का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो गया। ये 0 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर को लिख लें। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर रखोगे तो AP क्या होगा, BA क्या होगा, ये सारे वेक्टर्स हम लोग लिख पाएंगे। इस पार्ट को रब कर देते हैं। तो सबसे पहले AP वेक्टर क्या होगा? AP वेक्टर क्या होगा बताओ कोई? AP वेक्टर x minus x1 i cap। x1 i cap यस सर। प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप। AP वेक्टर। नाउ AP के बाद कौन सा बोला मैंने? BA वेक्टर। बताओ BA वेक्टर क्या होगा? BA वेक्टर x1 minus x2 i cap plus y1 minus y2 j cap plus z1 minus z2 k cap। i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z2। इससे अगर थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, BA की जगह AB रख दिया तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। कुछ भी करो इधर से उधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड लास्ट इज CB वेक्टर। CB वेक्टर होगा क्या? x2 माइनस x3 है i कैप प्लस y2 माइनस y3 j कैप प्लस z2 माइनस z3 k कैप। अब थोड़ा सा इधर उधर कर लो तो कोई बात नहीं है। ये हो गया AP BA एंड CB वेक्टर। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर? नो सर। सो अब इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसको अप्लाई करना है। तो इसका अप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट्स को 0 करेंगे। सो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2 x2 माइनस x3 y2 माइनस y3 z2 माइनस z3। ये हो गया 0। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में आप कर सकते हो और उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हो और आंसर आ जाएगा। ये साइक्लिक ऑर्डर है। साइक्लिक ऑर्डर मीन्स x माइनस x1 किया, फिर x1 माइनस x2 किया, फिर x2 माइनस x3 किया।
तो साइक्लिक ऑर्डर हम लोग लिख रहे हैं और इसको डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 कर देंगे, फिर ये आंसर इजीली आ जाएगा। तो 3 पॉइंट्स में हम लोग कोप्लेनर का, एक्चुअली कोप्लेनर वाला बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि हमेशा प्लेन में हम लोग इस तरह से कोप्लेनर का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं और फिर डिटर्मिनेंट्स को 0 कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टू फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इसको हम लोग काफी यूज कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में। ठीक, आप लोग कुछ डाउट्स थोड़ा पूछा करो, मीन्स व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाल सकते हो, उसका आंसर मिलेगा और सारे बैच करते हैं ऐसा, देन यू विल गेट बेनिफिटेड। रब करें इसको। तो Yes, sir. इसमें देखो क्वेश्चंस कितनी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर इस साइक्लिक ऑर्डर को हम लोग यूज करके डायरेक्टली ये डिटर्मिनेंट्स फाउंड कर दे। फाइंड इक्वेशन of plane passing through first 1, 2, 3, 3, 4, 1 and 1, 5, 2। ये है क्वेश्चन। तो हम लोग बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे। डिटर्मिनेंट बनाया और इसे लिखा x -1, y -2 एंड z -3 लिखा। अब क्या करेंगे 1 - 3 क्योंकि ये पार्ट तो यूज हो चुका। 1 - 3 तो -2, 2 - 4 -2, 3 - 1 2। अब इसको इससे करेंगे 3 - 1 2, 4 - 5 -1, 1 - 2 -1। ठीक है ना। अब इसको 0 कर लेंगे। हो गया, इसको 0 कर लो, सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी लगा भी सकते हो, कुछ चाहो तो ये 2 को बाहर भी कर सकते हो। सिंप्लीफाई करने के लिए आप सिंपली ये 2 को बाहर कर लीजिए, -2 को बाहर कर लो तो ये 1, 1 -1 हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, आप सॉल्व कर लीजिए और आसान हो जाएगा। सॉल्व कर लो। मैंने 2 एक रो से, इस रो से मैंने कॉमन निकाल लिया -2 को, तो ये 1, 1 -1 हो गया। तो और भी आसान थोड़ा हो जाएगा। ये -1 और -1, तो ये -2 हो गया, -2x -1 हो गया। और नेक्स्ट -1 एंड +2 -1 एंड +2, सो 1 हो जाएगा। सो प्लस y -2 हो गया। माइनस सही है क्या? माइनस नहीं, ये तुम्हारा माइनस होगा और -1 -2, तो ये -3 होगा। z -3 = 0, ऐसा कुछ रिजल्ट बनेगा। देख लेना मैच करा कर, यही आएगा लगता है। माइनस हर जगह से कॉमन ले लो। 2x -1 + y -2 एंड +3z -3। कैलकुलेट कर लो, देखो क्या यही आंसर मैच करता है क्या नहीं करता है, या मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। चेक करके बताओ। Sir, 2x + y + 3z - 13 = 0। ओके, ये मैंने जो लिखा था ये फॉर्मेट आया था, ये वाला।
या नहीं आएगा? 2x प्लस वाई प्लस क्या है, 3z है, यस सर। और आगे क्या है? सर -13। यस सर, यही फॉर्मेट है सर। -13 इक्वल टू 0। ठीक है, सबों का ये आ गया। यस तो सर। इस तरह से 5 टाइप्स ऑफ फॉर्मेट होगा स्ट्रेट। सो प्लेन में तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा, सो फॉर्मेशन ऑफ प्लेन में एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। जब भी प्लेन्स में एंगल का मतलब होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल, क्योंकि प्लेन का डायरेक्शन ही नॉर्मल होता है। तो मान लो अगर ये प्लेन ऐसा है और एक और प्लेन मैं बना रहा हूं इस प्लेन को, ठीक है, देयर आर टू प्लेन्स। तो इस पे तुम एक नॉर्मल दोगे, इस पे नॉर्मल मान लो ये हो गया, और इस पे नॉर्मल दोगे तो इस पे नॉर्मल ये होगा। तो ये जो नॉर्मल हुआ, ये नॉर्मल कितना एंगल्स बना रहा है, यही मीनिंग है इसकी। बट प्लेन है तो हम लोग एक्यूट एंगल की बात करेंगे। तो अब देखोगे ये 90 है, अगर इसको बोलोगे तो इसको हम लोग इसके साथ ज्वाइन कर ले इस तरीके से यहाँ पे, और इसको यूं ज्वाइन कर लें, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा क्या हो रहा है। 3 डायमेंशन है। तो कुछ समझ में आ रहा है क्या हुआ? मैंने डॉटेड लाइन को बनाया यहाँ पर, इसको कलर बदल देते हैं। यहाँ से इसको ज्वाइन कर लिया इस प्लेन के लिए, और इसको इससे ज्वाइन कर लिया। तो क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या बना? ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल मान लो फर्स्ट प्लेन था, फर्स्ट प्लेन मान लो π1 है, प्लेन को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, ये π2 है। तो π1 पे जो नॉर्मल है उसे n1 कह दिया, और इस पे जो नॉर्मल है उसे n2 कह दिया, यही डायरेक्शन होता है। सो दिस वन इज 90 and it is also 90, करेक्ट। सो अगर ये एंगल तुम्हारा थीटा हो जाएगा, ये एंगल, तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा। अगर मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल तुम्हारा थीटा बन गया, तो ये 180 माइनस थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? देखो डायग्राम Yes, दिख sir. रहा है क्या सबको? यस सर। यस सर। तो n1 तुम्हें वेक्टर पता है एंड n2 भी पता है, तो आराम से तुम एंगल निकाल सकते हो उस एंगल को, और वो एंगल क्या हो जाएगा? cos थीटा इज n1 डॉट n2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ n1 मॉडुलस ऑफ n2, और इस पूरे का मॉड ही कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमें एक्यूट एंगल चाहिए। वी नीड थीटा। अगर एक्यूट है तो जो भी एक्यूट होगा वो कंसीडर कर लेंगे। थीटा एक्यूट एंगल हम लोग निकाल रहे हैं, ये एंगल बिटवीन टू प्लेन। सो अब दो प्लेन तुम्हें दिया हुआ है इस फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ये दो प्लेन्स तुम्हें दिया है, राइट। सो अब अगर एंगल्स निकालना है तो जो cos थीटा होगा, देखो cos थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? a1 a2 डॉट प्रोडक्ट करोगे ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, इसका मॉड कर लेना, डिवाइडेड बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस इंटू रूट अंडर
A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, यही तुम्हारा एंगल हो जाएगा, एंगल बिटवीन द प्लेन्स। थीटा एक्यूट ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये प्लेन एक्सटेंड हो रहा है ना, इस प्लेन को आप इधर भी ले जा सकते हो कि नहीं, और इधर भी ले जा सकते हो, तो विच वन यू कंसीडर? तो हम लोग एक्यूट एंगल कंसीडर कर रहे हैं। प्लेन उतनी दूर तक नहीं रहेगा, प्लेन तो इनफाइनाइट सीट की तरह है, कितना भी आगे बढ़ सकता है, तो इस तरह से तुम निकाल पाओगे cos थीटा। नाउ इफ, लिख लिया ये पार्ट, लिख लिया? यस सर। Yes, sir. So if theta equal to 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, मीन्स टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, और इस केस में A1 A2 प्लस B1 B2 एंड प्लस C1 C2 क्या होगा? 0 हो जाएगा। सेकेंड, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो अब क्या होगा? अगर थीटा 0 होगा तो एक वेक्टर दूसरे के, मीन्स ये आपस में रेशियो सेम हो जाएंगे, मीन्स A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 हो जाएगा, C1 बाई C2 हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू 2x minus y plus 3z plus 5 equal to 0 and passes through 1, 1 से पास होता है। तो हम लोग करेंगे क्या? ये तीन सेम रखेंगे, चूंकि डायरेक्शन रेशियो तो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट बदल देंगे। सो यू जस्ट कंसीडर 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस d इज योर प्लेन, यानी जनरल इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, और इस d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे? इसको इसमें पुट करके। इस इक्वेशन में हम लोग जैसे ही 1, 2, 1, 1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यू कैन फाइंड डी हो जाएगा, तुम्हारा इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगा। ओके, सो एंड करते हैं हम लोग क्लास को। क्या आएगा डी का वैल्यू बता सकते हो कोई? जल्दी से निकाला किसी ने? डी का वैल्यू आएगा -4। तो एंड करते हैं। तुम लोगों को क्वेश्चन जो है ऐप के थ्रू ही आज दे देंगे, उसको क्वेश्चंस करना, फिर मैथ्स के जो 3D वाले क्वेश्चंस हैं। ओके, एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सर।